अब देखो, आज वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ कमाने वाली फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाम है संक्रांति वास्तुनम और ये एक अच्छी एक्शन कॉमेडी फिल्म है। आपको G5 पर देखने के लिए मिल जाएगी, हिंदी में भी है, तो एक बार फिल्म को जरूर देखना। मैं कहानी शुरू करता हूँ। अब देखो, कहानी की शुरुआत तेलंगाना में होती है और पता चलता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी का CEO अखिल अमेरिका से इंडिया में आने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक हर कोई अखिल से मिलना चाहता था। सब लोग अखिल को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करना चाहते थे और तेलंगाना का CM एयरपोर्ट पर अखिल को रिसीव करने के लिए पहुंच जाता है। उसकी सिक्योरिटी के लिए तगड़ा इंतजाम किया गया था और पुलिस फोर्स के साथ सिक्योरिटी टीम को लीड कर रही थी ACP मीनाक्षी। वो लोग अखिल को एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। CM उसे लेकर अपने ऑफिस में आता है। उनके बीच बातें चल रही होती हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट को अखिल की कंपनी से अपने दामाद को एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना था, तो वो अखिल को तेल लगाने के लिए अपने फार्म हाउस पर लेकर चला जाता है। वहां अखिल के लिए दावत का इंतजाम किया गया था। वो लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी एक खतरनाक गैंगस्टर बिज्जू पांडे के आदमी फार्म हाउस पर अटैक कर देते हैं। मीनाक्षी उनके साथ फाइट करती है। वो अखिल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो गुंडे अखिल को किडनैप कर ही लेते हैं। CM को जब पता चलता है कि अखिल का किडनैप हो चुका है, तब वो पार्टी प्रेसिडेंट से बहुत नाराज होता है और DGP से कहता है कि किसी भी हाल में यह खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रेशर था, वो भी अखिल से मिलना चाहते थे। इसी बीच में बिज्जू पांडे उन्हें कॉल करता है। वो CM से कहता है कि देखो, मेरा भाई पापा पांडे सेंट्रल जेल में बंद है, तुम उसे बाहर निकालो, मेरे हवाले करो, बदले में मैं अखिल को वापस कर दूंगा। लेकिन असल में CM को पता भी नहीं था कि आखिर ये बिज्जू पांडे और पापा पांडे हैं कौन। तब मीनाक्षी CM को उन दोनों के बारे में बताती है। दरअसल बिज्जू पांडे और पापा पांडे दोनों भाई हैं और दोनों पैसे लेकर ब्रूटली मर्डर करते थे। उनकी एक बड़ी गैंग भी है जो उनके एक इशारे पर किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनका एक दुश्मन गैंग भी है जिसे बिल्लू नायक और छोटा नायक दोनों भाई मिलकर ऑपरेट करते हैं। ये लोग पिछले काफी टाइम से आपस में लड़ते आ रहे थे और एक दिन नायक गैंग वालों ने ही पुलिस को टिप देकर पापा पांडे को पकड़वा दिया था। तब से वो जेल में बंद है और उसे छुड़वाने के लिए ही बिज्जू पांडे ने अखिल का किडनैप किया है। इसके बाद CM तुरंत उस जेलर जॉर्ज एंथनी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे अनऑफिशियली पापा पांडे को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्ज ईमानदार है और वो तुरंत मना कर देता है। वो कहते हैं कि अगर उसे छुड़ाने के लिए मेरा ट्रांसफर करवाया गया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता दूंगा कि आप इल्लीगली पापा पांडे को जेल से बाहर निकालना चाहते थे। और यह सुनकर CM भी डर जाता है। वो जॉर्ज से कहते हैं कि पगले, मैं तो तेरी ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था और तू इस टेस्ट में पास हो गया। और वो जॉर्ज को वापस भेज देता है। साथ ही वो लोग अखिल के जैसे दिखने वाले किसी आदमी की तलाश में लग जाते हैं, ताकि जब तक अखिल को लेकर वापस नहीं आते, कम से कम तब तक मामले को संभाला जा सके। और आखिरकार उन्हें एक ऑटो ड्राइवर मिल जाता है जो दिखने में अखिल के जैसा ही था। कुछ देर के लिए प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन अब CM को कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था जो किसी भी हाल में पापा पांडे को जेल से बाहर निकाले, उसे सही सलामत बिज्जू पांडे के हवाले कर दे और अखिल को वापस लेकर भी आ जाए। तब IG CM को DCP राजू के बारे में बताता है। राजू डिपार्टमेंट का सबसे डेयरिंग पुलिस ऑफिसर था। वो अपनी ड्यूटी के टाइम पर किसी से भी नहीं डरता था, ईमानदार था, तो नेताओं को परेशानी हो रही थी। डिपार्टमेंट के लोग ही राजू को रिश्वत लेने के लिए फोर्स करते थे और आखिरकार तंग आकर राजू ने नौकरी छोड़ दी थी। लेकिन अब CM को इस मिशन के लिए राजू की ही जरूरत थी, तो मीनाक्षी उसे बताती है कि राजू मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। मीनाक्षी ने ही उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद राजू ने उससे कहा था कि तुम्हारे वापस आने में चाहे जितने भी साल लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और किसी भी दूसरी लड़की को अपने जीवन में आने नहीं दूंगा। मीनाक्षी को लगता है कि राजू अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रहा होगा और CM के कहने पर वो राजू को ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम राजू को देखते हैं। वो अब गोदावरी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी शादी हो चुकी है और अब उसके 4 बच्चे भी हैं।
दरअसल राजू अनाथ था और नौकरी छोड़ने के बाद उसका कहीं भी कोई ठिकाना नहीं था। और ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है तो उसी ट्रेन में भाग्य लक्ष्मी भी होती है। वो ट्रेन के दरवाजे पर उदास बैठी हुई थी। दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों बातें शुरू करते हैं। भाग्य लक्ष्मी उसे बताती है कि शादी के लिए 18 रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो उदास है। राजू भी कहते कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, इसलिए मैं उदास हूँ। और इसी तरह से पहली नजर में ही उन दोनों को प्यार हो जाता है, जिसके बाद भाग्य लक्ष्मी के पापा भी फटाफट से उन दोनों की शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद राजू उनके साथ उनके घर में ही रहता है। भाग्य लक्ष्मी और राजू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि 6 साल में उनके 4 बच्चे हुए हैं, तो प्यार तो करते हैं। भाग्य लक्ष्मी की 2 बहनें भी हैं और वो भी अपने अपने पति के साथ उनके घर में ही रहते हैं। और अक्सर वो दोनों मिलकर राजू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। भाग्य लक्ष्मी अनपढ़ है और इसी वजह से थोड़ी बहुत पारिवारिक कॉमेडी होती है जिसे स्किप करते हैं और कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो अगली सुबह राजू अपने बेटे लिंगम को लेकर स्कूल जा रहा होता है। तब राजू के ससुर जी उसे बुलाते हैं, उसे 5 लाख रुपए देते हैं कि ये पैसे ले जाकर कॉन्ट्रैक्टर को दे देना। राजू अपने बेटे के स्कूल बैग में पैसे रख लेता है और स्कूल जाने लगता है। लेकिन रास्ते में बस स्टॉप पर वो अपने स्कूल टीचर जयराम को देखता है और राजू उन्हें देखते ही पहचान जाता है। जयराम बहुत उदास होते हैं। तब राजू उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ राजू। इसी के साथ हम राजू के बचपन की छोटी सी स्टोरी देखते हैं। राजू एग्जाम में चिट लेकर गया हुआ था, वो नकल कर रहा होता है और तब जयराम उसे देख लेता है, लेकिन वो राजू को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। राजू को मास्टर का यह बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगता है। एग्जाम खत्म होने के बाद वो मास्टर के पास जाकर पूछते हैं कि आपने मुझे चीटिंग करते हुए देखा था, लेकिन आपने कुछ कहा क्यों नहीं। तब मास्टर उसे कहते कि अगर मैंने तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो तुम एक लूजर कहलाओगे, लेकिन तुम चीटिंग न करो, इसके लिए तुम्हें खुद ही इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम चीटिंग कर रहे थे। और अगर तुमने खुद को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो खुद की नजर में तुम एक जोकर बन जाओगे। मास्टर की यह बात राजू के दिल को लग जाती है और उसी दिन से राजू ने फैसला कर लिया था कि वो जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। अब प्रेजेंट में राजू मास्टर को बताता कि आपकी वजह से ही मैं पुलिस वाला बना था, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, रिश्वत नहीं ले रहा था, तो लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया और इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। वो कुछ देर तक जयराम से बातें करता है, उसे अपने घर पर बुलाता है, लेकिन जयराम फिर कभी आऊंगा कहकर बस में बैठ जाता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन मास्टर की हालत देखकर राजू समझ जाता है कि मास्टर परेशान है, शायद उन्हें पैसों की जरूरत होगी। वो अपने ससुर जी के दिए हुए पैसे निकालता है, फिर दुकान से 1 दर्जन केले खरीदता है और केले देने के बहाने उसके साथ पैसे भी मास्टर जी को दे देता है। इसके बाद राजू शाम को घर आता है, अपने बेटे के साथ मिलकर अपने स्कूल बैग में एक छोटा सा छेद कर देता है और अपने ससुर जी से कहते हैं कि पैसे मैंने इसी बैग में रखे थे, लेकिन बैग फटा था और पैसे कहीं गिर गए। खैर अगले दिन भाग्य लक्ष्मी की बड़ी बहन का पति व्हाट्सएप पर अपनी 10th क्लास वाली क्लासमेट को मैसेज करता है और ये बात भाग्य लक्ष्मी की बहन को पता चल जाती है और वो हंगामा करने लगती है। वो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक हाय लिखकर भेजा है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन तभी राजू वहां आ जाता है और वो आग में घी डालने लगता है। वो कहता है कि हाय का मतलब होता है कि मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। और यह सुनकर भाग्य लक्ष्मी की बहन रोने लगती है। सब लोग उस आदमी को ठरकी मान लेते हैं, जिसके बाद राजू अपने मुंह से अपना ही गुणगान कर रहा होता है कि मैं तो बहुत शरीफ हूँ, आज तक मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। और ठीक उसी समय राजू की एक्स गर्लफ्रेंड मीनाक्षी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही राजू शॉक्ड हो जाता है। मीनाक्षी उसके पास आती है और सबसे पहले राजू से कहती है, हाय राजू। इसके बाद तो भाग्य लक्ष्मी का पूरा परिवार राजू को उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब भाग्य लक्ष्मी उनसे कहती कि मेरे पति ने तो कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने शादी से पहले प्यार किया था, शादी के बाद तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। फिर वो राजू के पास आती है, बड़े प्यार से राजू से कहती है कि भले ही आपने पहले मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अब मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। राजू भी उसकी प्यार भरी बातें सुनकर पिघल जाता है और उसे मीनाक्षी के साथ अपनी लव स्टोरी के बारे में बताना शुरू करता है।
फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि राजू ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनर था और मीनाक्षी उसी कैंप में ट्रेनिंग के लिए आई थी और राजू को देखते ही उसे राजू से प्यार हो जाता है। वो राजू को लाइन मारने लगती है और ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही राजू को भी उससे प्यार हो जाता है। दोनों के बीच एज गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन उन दोनों को एज गैप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर मीनाक्षी ट्रेनिंग पूरी करके ड्यूटी ज्वाइन करने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम पर राजू ने एक ऑपरेशन में कुछ गुंडों का एनकाउंटर कर दिया था। इसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद गुस्से में राजू नौकरी छोड़ देता है। वो मीनाक्षी से कहते हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे, तो तुम भी नौकरी छोड़ दो और हम दोनों साथ चलकर कहीं घर बसा लेते हैं। लेकिन मीनाक्षी नौकरी छोड़ने से मना कर देती है और राजू जिद करता है तो मीनाक्षी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। खैर, अब प्रेजेंट में मीनाक्षी राजू को अखिल के किडनैपिंग केस के बारे में बताती है। वो राजू से कहती है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजू भी तुरंत इसके लिए मान जाता है और मीनाक्षी से कहता है कि यार मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो मुझे जाने से कभी नहीं रोकेगी। फिर वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए भाग्य लक्ष्मी के पास जाता है तो भाग्य लक्ष्मी का गुस्सा देखकर डर जाता है और भाग्य लक्ष्मी भी राजू को जाने से मना कर देती है। आईजी भी मीनाक्षी के साथ ही था। वो तुरंत सीएम को कॉल करके अपडेट देता है, जिसके बाद सीएम उन्हें वीडियो कॉल करता है। वो भाग्य लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ 4 दिनों की बात है, ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो वापस आ जाएगा। और आखिरकार भाग्य लक्ष्मी मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि इस ऑपरेशन में मैं भी आपके साथ चलूंगी। मीनाक्षी कहती है कि हम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन काफी रिस्की है। लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था। उन्हें भाग्य लक्ष्मी की बात माननी पड़ती है और राजू के साथ साथ भाग्य लक्ष्मी, उनका बेटा बुल्ली, भाग्य लक्ष्मी के पापा और उनके घर का एक नौकर, ये सब एक साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब लोग सीएम हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां मीनाक्षी और सीएम मिलकर राजू को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सीएम कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी प्रेशर है, 4 दिन बाद अखिल को दिल्ली भेजना ही पड़ेगा और राजू भी उनसे वादा करता है कि 4 दिनों में मैं अखिल को लेकर आ जाऊंगा। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए हमें पापा पांडे की जरूरत पड़ेगी। पर जेलर ने तो पापा पांडे को जेल से बाहर निकालने से मना कर दिया था। जिसके बाद राजू पापा पांडे को जेल से भगाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो जेल में बंद दूसरे क्रिमिनल्स को सुपारी पहुंचवाता है और इधर जेल में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे पापा पांडे को अचानक से मारने लगते हैं। इस लड़ाई में पापा पांडे घायल हो जाता है, जिसके बाद जेलर पापा पांडे का इलाज करवाने के लिए उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। पर जेलर को समझ में आ जाता है कि सीएम ने पापा पांडे को जेल से बाहर निकालने के लिए यह प्लान किया होगा। वो हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी टाइट कर देता है, लेकिन इधर राजू प्लान बनाता है। सीएम के फैमिली डॉक्टर को भी इस प्लान में शामिल करता है। मीनाक्षी, राजू और भाग्य लक्ष्मी तीनों डॉक्टर के वेश में हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। बाहर से आईजी उस जेलर का ध्यान भटकाता है और ये लोग पापा पांडे को लेकर हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। फिर एक जगह पर रुककर वो लोग बिज्जू पांडे को वीडियो कॉल करते हैं, पापा पांडे से उसकी बात करवाते हैं। लेकिन पापा पांडे की गर्दन में चोट लगी थी तो डॉक्टर कहता है कि पापा पांडे ज्यादा बात नहीं कर सकता। इसके बाद बिज्जू पांडे उन्हें लोकेशन भेज देता है और राजू से कहता है कि मेरे भाई को वहां लेकर आ जाना, नहीं तो मैं अखिल को मार डालूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो लोग पहाड़ी वाले रास्ते पर रुककर आराम कर रहे थे। भाग्य लक्ष्मी सबके लिए खाना निकालती है। पापा पांडे किनारे पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तो भाग्य लक्ष्मी उसके पास जाती है, उसे खाना देने लगती है। लेकिन पापा पांडे मना करता है और उसे कहता है कि मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। लेकिन भाग्य लक्ष्मी तो गांव की है, अनपढ़ है, गंवार है, वो जिद करने लगती है। इसी बीच में उसके हाथ से थोड़ा सा धक्का लगता है और पापा पांडे ढलान से नीचे गिरते हुए नीचे वाली सड़क पर पहुंच जाता है और एक बस उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे कि पापा पांडे की मौत हो जाती है। अब राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन डॉक्टर पापा पांडे की लाश को एक इंजेक्शन लगा देता है और राजू से कहता है कि इससे बॉडी कुछ दिनों तक खराब नहीं होगी। और फिर वो लोग लाश को अच्छे से कपड़ा पहनाते हैं, चश्मा लगाते हैं, टोपी पहनाते हैं। बीच में बहुत सारी कॉमेडी होती है, वो आप फिल्म में देख लेना। मैं स्किप करके कहानी पर आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में नायक गैंग का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वो तुरंत छोटा नायक को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि कुछ लोग पापा पांडे को लेकर जा रहे हैं और छोटा नायक भी अपनी गैंग के साथ पापा पांडे को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन बिज्जू पांडे को भी खबर मिल जाती है कि छोटा नायक उन्हें मारने के लिए आ रहा है।
तब बिजू पांडे अपने सबसे खास आदमी प्रेम पांडे को उन्हें बचाने के लिए भेजता है। प्रेम पांडे अपनी गैंग के साथ राजू को रास्ते में ही रोक लेता है। बिजू राजू को कॉल करता है, सब कुछ बताता है। उसे कहते हैं कि तुम प्रेम पांडे के साथ ही रहना, मैं अखिल को लेकर उसी के अड्डे पर आ रहा हूँ। जिसके बाद प्रेम पांडे उन्हें लेकर अपने अड्डे पर चला जाता है। प्रेम पांडे और उसकी गैंग के लोग पापा पांडे को देखकर खुश हो जाते हैं, एक तरह से उसकी पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी छोटा नायक अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है, इनके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो लोग गोलियां चलाना शुरू करते हैं तो राजू पापा पांडे की व्हील चेयर को भी उनके बीच में ढकेल देता है। राजू का प्लान था कि इस तरह से वो बिजू पांडे से कह देगा कि लड़ाई में पापा पांडे को गोली लग गई थी और वो मर गया। लेकिन प्रेम पांडे व्हीलचेयर वापस छुपा देता है। काफी देर तक लड़ाई चलती है और आखिरकार दोनों गैंग के सारे लोग मारे जाते हैं। इधर बिजू पांडे के आने से पहले ही राजू पापा पांडे के शरीर पर कुछ घाव बनाता है, उस पर खून लगाता है और जैसे ही बिजू पांडे वहां आता है राजू उसे कहता है कि पापा पांडे बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन इस लड़ाई में मारे गए, तो अब तुम अखिल को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि पापा पांडे की यही आखिरी इच्छा थी। बिजू पांडे भी रोते हुए उसकी बात मान जाता है और अखिल को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जेलर भी राजू का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और जब राजू पापा पांडे के शरीर पर घाव बना रहा था, खून लगा रहा था, प्लान बना रहा था, वो सब कुछ जेलर ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो बिजू पांडे को पूरा वीडियो दिखाता है, उसे बताता है कि पापा पांडे इस लड़ाई में नहीं मरा, इन लोगों ने उसे बहुत पहले ही मार दिया था। यह सुनकर बिजू पांडे गुस्से में अपनी बंदूक उठाता है और राजू को मारने वाला होता है, लेकिन मौका पाकर राजू जेलर से प्लान बी एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जेलर पूछता है कि यार कौन सा प्लान बी? जिसके बाद राजू कहता है कि यह सब कुछ आप ही का तो प्लान था सर, आपने ही प्लान किया था कि आप हमें पकड़वा देंगे, फिर बिजू को मारकर अखिल को लेकर चले जाएंगे। जेलर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बिजू पांडे भी अब जेलर के ऊपर अपनी बंदूक तान देता है। उसे लगता है कि जेलर ही इस पूरे प्लान का असली मास्टरमाइंड है। फिर राजू कहता है कि आपने स्नाइपर भी तो प्लान किया था ना, उसे बिजू को मारने का ऑर्डर दे दीजिए। और ये सुनकर बिजू पांडे डर जाता है और अपनी गैंग के लोगों से स्नाइपर को ढूंढने के लिए कहता है। सारी गैंग इधर उधर हो जाती है। इसी बीच में मौका देखकर राजू अखिल और अपने साथियों को लेकर वहां से भागने लगता है। बिजू पांडे पूरी गैंग के साथ उसका पीछा करता है। वो लोग एक फैक्ट्री में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में भी मीनाक्षी और भाग्य लक्ष्मी आपस में लड़ रही होती हैं और राजू को ही ब्लेम कर रही होती हैं। मीनाक्षी उसे कहते कि मैंने ब्रेकअप बोल दिया था तो तुमने मुझे मनाने की कोशिश भी नहीं की। अरे थोड़ी दाढ़ी बढ़ाते, मेरे आगे पीछे घूमते तो मैं मान जाती। दूसरी तरफ से भाग्य लक्ष्मी कहती कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, अब एक काम करो, मुझे छोड़कर इसी से शादी कर लो। और आखिरकार उन दोनों की किचकिच से राजू का खून खौलने लगता है। वो एक एक करके बिजू पांडे की कुंडों की धुलाई करने लगता है और इस लड़ाई में वो बिजू पांडे को भी मार देता है। ऑडियंस को भी मैसेज देता है कि अगर एक लड़की छोड़कर चली जाए तो उसके लिए कभी पागल मत होना, दूसरी पटा लेना। और वाइफ कितने भी प्यार से पूछे उसे शादी से पहले के अपने अफेयर्स के बारे में कभी मत बताना। खैर लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन एक ट्विस्ट अब भी बाकी है, क्योंकि अब राजू खुद अखिल को किडनैप कर लेता है। वो सीएम को कॉल करता है। अब देखो, मास्टर जयराम तो आपको याद ही होगा, जो बस स्टॉप पर उदास था तो राजू ने उसे पैसे दिए थे, लेकिन मास्टर को पैसों की जरूरत नहीं थी। वो राजू के पैसे वापस करने के लिए उसके घर आया था और उसने राजू को बताया था कि इलेक्शन के दौरान एमएलए कैंडिडेट बिना लाइन के वोट डालने के लिए जा रहा था, तो मास्टर ने उसे रोक दिया था। नियम के मुताबिक लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए कहा था, जिससे कि उस कैंडिडेट का ईगो हर्ट हो गया था और इलेक्शन जीतकर एमएलए बनने के बाद उसने एक लड़की को पैसे देकर मास्टर के ऊपर झूठा इल्जाम लगवा दिया था कि मास्टर ने उसके साथ छेड़खानी की है। इसके बाद मास्टर को स्कूल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, जिसके बाद मास्टर कई लोगों के पास मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। राजू सीएम से कहता है कि अगर अखिल चाहिए तो उस एमएलए से माफी मांगने के लिए कहो और मास्टर को उसी स्कूल में पूरी इज्जत के साथ वापस बुलाओ। सीएम उस एमएलए के बारे में पता करता है तो वो कोई और नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट का ससुर होता है। सीएम के कहने पर एमएलए मास्टर से माफी मांगता है। मास्टर के ऊपर लगे सारे इल्जाम हटा दिए जाते हैं, जिसके बाद मास्टर को पूरी इज्जत के साथ स्कूल में वापस बुला लिया जाता है। राजू अखिल को भी सीएम के हवाले कर देता है और सीएम अखिल से कहते हैं कि
प्लीज आपके साथ जो भी हुआ है वो किसी को मत बताना। और फिर वो लोग अखिल को दिल्ली भेज देते हैं। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि मीनाक्षी भाग्यलक्ष्मी के गांव में ही अपना ट्रांसफर करवा लेती है और भाग्यलक्ष्मी के पड़ोस में ही जाकर रहने लगती है। और उसे देखकर भाग्यलक्ष्मी एक बार फिर से उसके साथ झगड़ा शुरू कर देती है। लेकिन इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।